आज हम आपके सामने लाए हैं बहुत दिनों से जिस सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता महसूस हो रही थी उसका नाम है बिजनेस लॉ, यानी इसको हम मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमने स्टार्टिंग इसी सब्जेक्ट से किया है। तो आपके सामने जितनी भी बातें आज हम करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक होगा वह मर्केंटाइल लॉ यानी बिजनेस लॉ अर्थात बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क से रिलेटेड होगा। इसमें से जो हमने आज स्टार्टिंग के लिए चैप्टर चुना है वो है एग्रीमेंट या मर्केंटाइल लॉ, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार बनाया गया है। और उसमें हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे आज एक एक पॉइंट उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपके सामने जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है एग्रीमेंट यानी कि समझौता या ठहराव। तो आज आप सीखेंगे कि समझौता या ठहराव आखिर क्या होता है, इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। बिजनेस लॉ के अंदर हर प्रकार का व्यापारी हर प्रकार के लेन देन से ग्रसित होता है, परेशान होता है। कभी किसी काम को करना या न करना, कभी ज़बरदस्ती थोप देना या बिना मतलब उससे माल का लेन देन कर लेना, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो वहाँ पर यह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उनकी बहुत हेल्प करता है। उसी प्रकार के लिए ही इसकी स्थापना की गई है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि बिजनेस लॉ में यानी कि मर्केंटाइल लॉ में हम इसका प्रयोग किस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले हमने जो पॉइंट लिया है वो है एग्रीमेंट। आखिर एग्रीमेंट क्या होता है, इसको बहुत ही जाने माने बहुत ही मशहूर विद्वान फ्रेडरिक पोलाक के शब्दों में देखेंगे तो एन एग्रीमेंट कंटेम्पलेट्स समथिंग टू बी डन और फॉरबोर्न बाय वन और मोर ऑफ द पार्टीज फॉर द यूज ऑफ अदर और अदर्स। इनका मानना है ठहराव यानी समझौता एक पक्षकार या एक से अधिक पक्षकारों के द्वारा दूसरे पक्षकार या दूसरे पक्षकारों के लिए किसी कार्य को करने या न करने का चिंतन है। यानी दोनों प्रकार की पार्टियां अगर किसी बात पर जब तक सहमत नहीं होती हैं तब तक एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। उसी जगह पर यहाँ पर देखेंगे लीक के अनुसार एन ऑफर डुली एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूट्स एन एग्रीमेंट। इनका मानना है एक उचित तरीके से उचित रीति से अगर कोई प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, स्वीकृत कर लिया जाता है, तो उसको ठहराव या उसको समझौता कहा जाता है। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने वाई को एक घोड़ा बेचने का प्रस्ताव किया और मिस्टर वाई ने उस घोड़े को खरीदने के लिए उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, यानी यहाँ दोनों के बीच में ठहराव उत्पन्न हो गया। इसी से ही निष्कर्ष निकालने के बाद भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2E में जब इसको परिभाषित किया गया तो उनके अनुसार एवरी प्रॉमिज एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिजेज फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। इस धारा के अनुसार, इस सेक्शन के अनुसार उनका मानना है कि प्रत्येक वचन या प्रत्येक वचनों का समूह जो कि प्रतिफल उत्पन्न करता है, यानी कि कुछ लेने देने की बातें होती है, तो वहाँ पर इसको ठहराव या समझौता माना जाएगा। अगर प्रतिफल नहीं है यानी कंसिडरेशन फॉर्मिंग नहीं हो रहा है तो वहाँ पर एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, ऐसा इस सेक्शन में कहा गया है।
अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीमेंट होता क्या है, आखिर उसके अंदर किन किन लक्षणों का पाया जाना संभव होता है, कैसे हम समझेंगे कि यही लक्षण एग्रीमेंट में पाए जाते हैं। तो आइए समझते हैं। वैसे मुख्य तौर पर इसके 5 लक्षणों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। पहला, 2 or more than 2 parties, यानी 2 या 2 से अधिक पक्षकारों का होना। किसी भी एग्रीमेंट को करने के लिए कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। एक वह व्यक्ति जो प्रस्ताव रख रहा है, दूसरा वह व्यक्ति जो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है। यानी प्रपोजल यानी ऑफर करने वाला और ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला 2 लोग होने चाहिए कम से कम। इनकी संख्या और भी हो सकती है, यानी ऑफर करने वाले ज़्यादा लोग हो सकते हैं, ऑफर को एक्सेप्ट करने वाले लोग भी ज़्यादा हो सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट से हमारा मतलब होता है दोनों पार्टियों का आपस में सहमत होना। जब तक दोनों लोग किसी भी कार्य को करने या न करने के लिए सहमत नहीं होंगे तब तक उसको हम एग्रीमेंट नहीं कह सकते हैं। यानी वो ठहराव या समझौता तभी बन सकता है जब दोनों पार्टियां उस काम को करने के लिए पूरी तरह से सहमत हों। लीगल रिलेशन, किसी भी कार्य को करने या न करने के लिए जब 2 लोग सहमत होते हैं तो उनके बीच में एक लीगल रिलेशन संभव होता है कि हो जाता है। जब तक लीगल रिलेशन नहीं होता है, यानी कि मान लेते हैं मिस्टर एक्स ने ये कहा कि मैं अपने हाथी को या अपने गधे को या अपने घोड़े को 50,000 में या 1 लाख रुपए में वाई को बेचना चाहता हूं, और वाई उस एक्सेप्ट कर मतलब उसे खरीदने के लिए मिस्टर एक्स के प्रपोजल को, प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। इस कंडीशन में यह एक लीगल रिलेशन है। लीगल का मतलब होता है ये जो पूरा कार्रवाई हुई है, जो इनके बीच में संबंध स्थापित हुआ है लेन देन का, वह एक लीगल है, क्योंकि इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी को दबाव में नहीं रखा गया है, किसी के कनपट्टी पर तमंचा नहीं रखा गया है, किसी को डराया धमकाया नहीं गया है। यानी पूरी तरह से फ्री कंसेंट है, अर्थात पूरी तरह से ये लीगल है। इलीगल रिलेशन यानी इलीगल एग्रीमेंट उनके बीच में स्थापित नहीं हुआ है। म्यूचुअल कन्वेक्शन, म्यूचुअल कन्वेक्शन का मतलब होता है दोनों तरफ से संवहन होना बहुत जरूरी है। संवहन का मतलब होता है आदान प्रदान, चाहे बातों का आदान प्रदान हो, चाहे व्यवहार का हो, चाहे उनके कंसिडरेशन का हो, यानी कि जो लेन देन करने वाली चीज़ें हैं उनका वह होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लेते हैं मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मैं तुम्हें अपनी गाय 30,000 रुपये में बेचूंगा, तो इसका मतलब है गाय अगर बेचूंगा 30,000 रुपये में तो मिस्टर ए को 30,000 रुपये मिलना भी चाहिए और मिस्टर ए के यहाँ से वह गाय बी के पास जानी भी चाहिए। यानी ये जो आदान प्रदान है वह होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब है वहाँ पर म्यूचुअल कन्वेक्शन नहीं पाया गया। इसलिए एग्रीमेंट में जरूरी है कि म्यूचुअल कन्वेक्शन जरूर स्थापित हो। 5वां पॉइंट है कॉन्सेंसस एड आइडम। इसका मतलब होता है जब एग्रीमेंट 2 पक्षों के बीच में होता है तो किसी कार्य को करने या न करने के लिए दोनों प्रकार के पार्टियां सेम मैनर सेम माइंड को सेट करके उस कार्य को करने या न करने के लिए सहमत होते हैं। तो ऐसी दशा में ये कहा जाता है कि दोनों पार्टियां, दोनों पक्षकार उस कार्य को करने के लिए सेम मैनर में राजी हुए हैं, सेम मैनर में एग्री हुए हैं, तो उसी को कहा जाता है कॉन्सेंसस एड आइडम। तो इस प्रकार से यह एक लैटिन फ्रेज है, लेकिन इसको एग्रीमेंट में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। यह बिजनेस लॉ आपके सामने पेश किया गया। कैसा लगा, किस प्रकार से आपने इसको फील किया, कैसा महसूस हुआ, इसके बारे में अपने कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो को आसानी से शुरू से लास्ट तक देखें। किसी भी वीडियो को, किसी भी स्टेप को जंप ना करें। एक एक स्टेप को लॉ है, ये भाई लॉ है,
कानून है, इसको अगर आप जंप करके पढ़ेंगे तो क्या समझ में आएगा बताइए। इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए और इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। अन्य लोगों तक कानून की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, सबको पता होना चाहिए। ज़्यादातर लॉ के स्टूडेंट्स को तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आम व्यक्तियों को भी इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसलिए इसको मैक्सिमम आप शेयर ज़रूर कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, जिससे कि सभी लोग कानून से अवगत हों।